हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग सर। बड़ा स्क्रीन आ रहा है। यस सर। यस बेटा, पहले प्रॉब्लम डिस्कस कर लो। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बोलते जाओ अपना बेटा। यस, कोई डाउट? मैंने बोला था कि आपके फेज जो इनकमिंग फेज है उसकी कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो। है या नहीं है किसी के बेटे प्रॉब्लम? किसी के पास डाउट है? नहीं है तो बेटा आगे पढ़ा देता हूँ फिर। नेक्स्ट देख लो बेटा, नहीं है डाउट तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का डाउट ही नहीं है आपके पास कुछ। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कर रहे थे हम लोग। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में अल्कोहल फ्रॉम गिगनार रिएजेंट, अल्कोहल फ्रॉम गिगनार रिएजेंट करना था हमें, जिसमें से हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद इपोक्साइड कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो आप, रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड। गिगनार रिएजेंट का रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से आपने देना है और उससे अल्कोहल बनाने हैं आपने। रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड में आपका फॉर्मेल्डिहाइड gives 1 डिग्री अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड जो होंगे वो आपके 2 डिग्री अल्कोहल देंगे, और जो आपकी कीटोन होंगी वो 3 डिग्री अल्कोहल देंगी। कीटोन ये आपका चॉइस है, चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा लेते हो और गिगनार रिएजेंट से रिएक्शन करा के आप कौन से वाला अल्कोहल बनाते हो। सपोज गिगनार रिएजेंट का रिएक्शन देना है आपने RMgX का फॉर्मल्डिहाइड के साथ। फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड O। फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। और इधर अब गिगनार रिएजेंट में R नेगेटिव होता है और Mg पॉजिटिव पार्ट होता है। R नेगेटिव है और ये कार्बन से अटैच होगा तो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। अब की बार ये एक्ट जो करेगा, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, तो R जाएगा कार्बन के ऊपर और MgX जाएगा O के ऊपर। तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH2R O के साथ MgX। नाउ आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो RCH2 OH बन जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। CH2H फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री एल्कोहल का होता है, 1 डिग्री एल्कोहल आपका इसमें बन जाएगा। तो रिएक्शन अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करेंगे, फर्स्ट करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको 1 डिग्री एल्कोहल यहाँ पे फॉर्म होगा। ऐसे सिमिलर रिएक्शन आप 2 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए अदर एल्डिहाइड से कर सकते हैं। अदर एल्डिहाइड में आपके पास कोई भी फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के कोई और एल्डिहाइड होगा तो रिएक्शन तो सिमिलर ही होगी। तो RCH डबल बॉन्ड O RMgX, R कार्बन पर जाएगा और Mg ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा। ये आपका RCH, सपोज डिफ्रेंशिएट करने के लिए R डैश कर लेते तो यहाँ आ जाएगा, O के ऊपर MgX, हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ आपका RCH, ये आपका R डैश गया तो R डैश लगाएंगे, RCH R डैश OH। ऐसे ही आप अगर RMgX का रिएक्शन 3 डिग्री के साथ करेंगे तो ये कीटोन के साथ, तो 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएंगे आपके RCO। रिएक्शन का पैटर्न सिमिलर है, ये कीटोन है तो R नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, कार्बन के पास जाएगा और MgX O के पास चला जाएगा। तो RCR, ये R डैश आ जाएगा, वो MgX बना लोगे और यहाँ हाइड्रोलिसिस करोगे आप तो आपका 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। तो इस टाइप से आप ग्रिग्नियर रिएजेंट का रिएक्शन करवा के फॉर्मेल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड और एसीटोन के साथ रिएक्ट करवा के 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल बना सकते हैं आप। क्लियर? चलूं आगे? यस सर। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, फिनोल। पहले देखते हैं रिएक्शंस ऑफ फिनोल। रिएक्शन ऑफ फिनोल, तो जो फिनोल होता है ये मेनली गिव electrophilic substitution reaction at its benzene ring। फिनोल पर बेंजीन रिंग होता है जहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। एक्चुअली आपने 11th में किया होगा, इंट्रोडक्शन में कर दूं तो बेंजीन, अगर जहां पर बेंजीन रिंग होती है, जर्नल अगर बेंजीन लेते हैं हम, बेंजीन में यहाँ जो H होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच H होता है, अगर इसको किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो बॉन्ड है आपका, ये इस इलेक्ट्रोफाइल से अटैच हो जाता है। ये आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है और ये H इससे E ऐसे अटैच हो जाता है और अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाती है, अंदर पॉजिटिव चार्ज घूमता रहता है। इसको व्हीलेन इंटरमीडिएट या एरिनियम आयन बोलते हैं। एरिनियम ये इंटरमीडिएट बनता है और फिर फास्ट स्टेप में कोई बेस आता है और बेस इस H को बाहर निकाल देता है, बॉन्ड वापस चला जाता है। इस टाइप से अल्टीमेटली बेंजीन के अंदर जो होती है वापस ये रिएक्शन आ जाती है आपकी, जो H हटके E आ जाता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आप देखेंगे कि अल्टीमेट रिएक्शन में क्या हुआ। 11th की क्लास में आपने देखा H पॉजिटिव और E पॉजिटिव। अब अभी वाला ही नहीं कर रहे 11th का, तो मुझे आइडिया नहीं कितना एक याद होगा आपको, बट H पॉजिटिव से E पॉजिटिव को आपने रिप्लेस किया है। H पॉजिटिव से E पॉजिटिव रिप्लेस किया है, दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन रिंग की जो मेन रिएक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड करती है। रेट ऑफ तो इसमें जितना बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज़्यादा होगी उतना इलेक्ट्रोफाइल इजी अटैक करेगा। तो अगर आपकी हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में बढ़ जाती है, मोर एक्टिव बेंजीन रिंग, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में बढ़ जाए किसी ग्रुप की प्रेजेंस से, तो मोर एक्टिव हो जाएगी बेंजीन रिंग एंड मोर इजी द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। उस टाइम पे इलेक्ट्रोफाइल का इजीली अटैक हो जाएगा। इसलिए आपके पास जो होगा कि अगर आपका बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप ऐसा आ जाए तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। सो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंस आ जाए, सो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब EDG, सो इन कर दो, सो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन electrophilic substitution of benzene ring will be increase। अगर बेंजीन रिंग पर कोई ऐसा ग्रुप लगा दें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे बेंजीन रिंग में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे बेंजीन रिंग में, तो इलेक्ट्रोफाइल और इजीली अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका इंक्रीज होने से बेंजीन रिंग में एक्टिवेशन हो जाएगा बेंजीन रिंग का और इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करेगा। अब आप यही सिचुएशन देख सकते हो फिनोल के अंदर। वो क्या कहता है कि हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, मोर एक्टिव द बेंजीन रिंग, more easy the attack of electrophile, so the presence of electron donating group rate of electrophilic substitution of benzene reaction will be increase। अब आप कंपेयर कर सकते हो कि अब सपोज आपके पास ये सिर्फ बेंजीन था और बेंजीन की बजाय आपने जो है यहाँ पर फिनोल वाला ग्रुप लगा दिया, मतलब OH ग्रुप लगा दिया। तो OH ग्रुप अगर बेटा आपने लगा दिया तो OH ग्रुप में तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है, अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है। और अगर फिनोल इन एल्केलाइन मीडियम आ जाए, फिनोल इन एल्केलाइन मीडियम हो जाए, एल्केलाइन मतलब इसका H निकाल दिया जाए, तो फिनोल इन एल्केलाइन मीडियम हो जाएगा तो फिनोक्साइड आयन बनेगा। और फिनोक्साइड आयन की अगर प्रेजेंस हो गई, फिनोल इन जैसे फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी एल्केलाइन मीडियम जैसे एक्वस KH वगैरह कुछ दे दिया, एक्वस KH दे दिया, तो इसका मतलब तो फिनोक्साइड आयन हो गया, ये H पॉजिटिव निकाल देगा अपना, H पॉजिटिव निकाल देगा, तो फिर तो ये चीज बन जाएगी O नेगेटिव। तो अब बेटा बताओ O नेगेटिव आ गया तो ये नेगेटिव चार्ज पूरा का पूरा अपना खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर भेज देगा। तो इन तीनों में कंपेयर करो, एक आपके पास सपोज फिनोल बेंजीन है डायरेक्ट, और एक आपके पास बेंजीन आ गया, एक आपके पास फिनोल आ गया, और एक वही फिनोल इन एल्केलाइन मीडियम मतलब फिनोक्साइड आयन आ गया। तो अब ये देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज्यादा होगी, इन तीनों में कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कौन से वाले बेंजीन रिंग के अंदर सबसे ज्यादा होंगे। तो इसका इफेक्ट आपका प्लस R और माइनस I इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा सिग्मा बॉन्ड वाले, लेकिन लोन पेयर अंदर देगा।
देने से प्लस आर इफेक्ट आएगा। इसका भी प्लस आर, काफी डोमिनेंट प्लस आर, प्लस आर आ रहा है, और माइनस आई है, ओ माइनस आई का जो है वो भी प्लस आर हो गया, प्लस आई हो गया ओ माइनस का, ओ माइनस नेगेटिव चार्ज का। तो अब इन तीनों में जो कंपेयर करें अपने, ये फर्स्ट हो गया सपोज, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। तो इनमें भी देखोगे बेटा कि बेंजीन रिंग कौन सी वाली इलेक्ट्रॉन रिच है, सबसे ज्यादा कौन सी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन रिचनेस है, फिनोल वाली में, बेंजीन में, या फिनोक्साइड आयन में? थर्ड वाली। थर्ड के अंदर फिनोक्साइड। Phenoxide. तो इसका मतलब फिनोल को अगर एल्केलाइन मीडियम में ले लिया जाए तो बेंजीन की रिचनेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी इन बेंजीन रिंग वो बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग बढ़ जाएगी तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, किसके लिए? रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक जो है सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एसई, इलेक्ट्रोफिलिक, जैसे एसएन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये एसई हो जाएगा, रिएक्टिविटी टुवर्ड एसई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स वाई जो आपकी बेंजीन है, बेंजीन के कंपैरिजन में आपका जो फिनोल है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन दे सकता है, और फिनोल में मीडियम दे दो आप, फिनोल का एल्केलाइन मीडियम, तो और बेस्ट हो जाएगा, वो फिनोल आपकी जल्दी रिएक्शन दे सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि मान लो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, तो कहाँ कर सकता है? तो ये चीज तो क्लियर होगी। ईज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन या ऑन फिनोल या ऑफ फिनोल, ease of electrophilic attack of phenol is higher than that of benzene due to presence of activating group OH और O नेगेटिव है। तो फिनोल जो है, फिनोल पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बेंजीन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इजीली होता है, बिकॉज यहाँ पर जो है OH या O नेगेटिव ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर एक्टिवेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। अब चलो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी ज़्यादा दे रहा है ये फिनोल। अब पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा, द पोजीशन ऑफ attack of electrophile in phenol। पोजीशन ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन फिनोल। अब फिनोल अगर आपके पास आ गया तो उसमें आप अटैक किस पोजीशन पे करोगे ये देखना है। तो इसका सॉल्यूशन देखने के लिए हम फिनोल का स्ट्रक्चर देखते हैं। सपोज ये फिनोल है हमारे पास, फिनोल में OH ग्रुप एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बिकॉज ये अपने इलेक्ट्रॉन दे के रेजोनेंस स्टार्ट कर रहा है बेंजीन रिंग में। तो OH जो है यहाँ पर एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब एक्टिव कर रहा है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचाएगा ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका ये बनेगा। O के साथ अटैच है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जैसे इलेक्ट्रॉन इसने दिए और इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ आ गए। अब इसके बाद क्या, इन इलेक्ट्रॉनों को घुमा दो, सपोज ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बना लेंगे तो ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास आएगा। ये वाले यहाँ आ गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। अब सपोज ये वाले रेजोनेंस आगे चलती जाए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएं, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे।
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेक्स्ट हमारे पास इस टाइप का बन जाएगा। ये OH आ गया। अब एट लास्ट आप अगर देखेंगे तो सपोज ये इलेक्ट्रॉन आपके ये वापस यहाँ आ जाए तो ये वापस चला जाएगा इधर। देन हमारे पास वापस ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो इस टाइप से देख रहे हो कि नेगेटिव चार्ज को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ आया और नेगेटिव चार्ज यहाँ आया। और इन पोजीशन को अगर देखें तो OH के रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को आप बोलते हो ऑर्थो, इस पोजीशन को आप बोलते हो पैरा, OH के रिस्पेक्ट में इधर बोलते हो ऑर्थो। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक तो उसी जगह पे करेगा, यहाँ पर आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। अगर इन सब का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं तो वो ये बन सकता है कि भाई इन सब का कंबाइंड फॉर्म कि अंदर की साइड इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, OH से इधर से चले हैं, इसलिए इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज रहेगा ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। तो आपकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ये नेगेटिव चार्ज है, मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है। तो पोजीशन यहाँ पर आप बोल सकते हो सो नेगेटिव चार्ज in presence of OH group occupy only at ortho and para position of phenol। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ है तो इलेक्ट्रोफाइल तो यहीं आके अटैक करेगा। सो इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन पुअर रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल, जब भी इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ोगे आप, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ फिनोल। दैट्स व्हाई OH group is known as, यही रीजन होता है, इसी रीजन से हम OH ग्रुप को जो फिनोल में होता है उसको OH ग्रुप, दैट्स व्हाई OH ग्रुप इज नोन एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। ये भी ध्यान रखना है किसके लिए बोल रहा है वो, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो इस टाइप से आप देखो फिनोल की स्ट्रक्चर से आप कई चीजें क्लियर कर पाए कि फिनोल की स्ट्रक्चर अगर आपने देखी तो फिनोल की स्ट्रक्चर में एक तो OH ग्रुप आने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, इसलिए OH ग्रुप जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल को अपने ऊपर जल्दी अटैक करवा सकता है। फिर अटैक करवा सकता है तो पॉइंट आता है कि वो अटैक कहाँ पॉसिबल है, कहाँ ज़्यादा अटैक हो सकता है। वो हमने फिनोक्स रेजोनेंस देख के स्ट्रक्चर देखा, आइडिया लगाया कि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ जा रहा है। जहाँ नेगेटिव चार्ज जा रहा है वहाँ आपके इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो आप देख रहे हो कि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो, दो ऑर्थो पोजीशन या एक पैरा पोजीशन पे जा रहा है, इसलिए OH की प्रेजेंस में अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो फिनोल की रिंग में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे करेगा, मेटा पोजीशन पे नहीं करेगा। दैट्स वाई ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी OH ग्रुप को, फिनोल को बोला जाता है। तो अब मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो कि जो आप फिनोल देख रहे हो, जो आपके पास फिनोल है, फिनोल में बेंजीन रिंग पर अटैक करना है इलेक्ट्रोफाइल ने, तो फिनोल पे जल्दी अटैक करेगा या बेंजीन, कोई और बेंजीन होगी उस पर ज्यादा जल्दी अटैक करेगा, और क्यों करेगा? फिनोल पे ज्यादा दिख फिनोल। फिनोल के बेंजीन रिंग पर इजीली अटैक करेगा। अब फिनोल के बेंजीन पर इजीली अटैक करेगा तो कहाँ करेगा, फिनोल की कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा और क्यों करेगा? ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है? मेटा पर क्यों नहीं कर रहा? सर क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। क्योंकि मेटा पे रेजोनेंस के थ्रू चार्ज आया ही नहीं है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच साइट,
तो इलेक्ट्रॉन, आपको इलेक्ट्रोफाइल का अटैक तो इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे करना है, क्योंकि खुद इलेक्ट्रोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज है, तो इलेक्ट्रॉन पुअर हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे जाएगा, तो रिच साइड उसको जो मिलेंगी वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन ही मिलेंगी। इसलिए आप जिससे भी रिएक्शन कराओगे तो वो आपके जो होंगे ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जाएंगे। अब जैसे कुछ रिएक्शन स्टार्ट करते हैं हम। सपोज हम इसकी रिएक्शन करते हैं ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन करवाना है। ब्रोमिनेशन में दो टाइप का है, माइल्ड ब्रोमिनेशन करवाना है या स्ट्रॉन्ग ब्रोमिनेशन करवाना है। माइल्ड के लिए जो रिएजेंट यूज करोगे आप, माइल्ड मतलब पूरा ब्रोमिनेशन नहीं करना, माइल्ड के लिए जो रिएजेंट यूज करोगे वो करोगे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट, या CS2 ये लोगे। तो ये क्या देगा, प्रोडक्ट जो आएगा इसमें सिर्फ प्रोडक्ट जो आएगा मोनो ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट होगा, मोनो ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट होगा। अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया तो स्ट्रॉन्ग कंडीशन का मतलब फुली ब्रोमिनेशन करना है आपने। स्ट्रॉन्ग करना है तो इसके लिए आप रेजेंट जो यूज करोगे जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन दे, तो ब्रोमीन वाटर यूज करते हो, ब्रोमीन प्लस वाटर, ब्रोमीन वाटर भी बोल देते हो या H2O दे देते हो, मतलब आपका पोलर सॉल्वेंट है, ये पोलर सॉल्वेंट होता है। तो इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनता है, अगर फुल्ली ब्रोमिनेशन करना है तो जहां जहां ब्रोमीन जा सकता है वहां सब जगह चला जाएगा, तो ट्राई ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा आपका। ऐसा केस करोगे तो आपके पास ट्राई ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा। कैसे, सपोज एग्जांपल लिया आपने, अब अगर आप सिर्फ बेंजीन का ब्रोमिनेशन करते तो डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन फिनोल इजीली ब्रोमिनेशन दे रहा है, बिकॉज फिनोल में ऊपर एक्टिवेटिंग ऑर्थोपेरा डायरेक्टर ग्रुप है। अगर मैं इसकी ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊं तो ब्रोमीन जो मुझे प्रोवाइडर होगा वो Br पॉजिटिव प्रोवाइडर होगा, Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइडर। तो ये क्या है, लेकिन लो कंसंट्रेशन की कंसंट्रेशन नॉन पोलर सॉल्वेंट में लो कंसंट्रेशन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो ये एक जगह पे ही जाएगा, इसलिए आपका प्रोडक्ट जो बनेगा OH और ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमिनेशन या आपका पैरा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन आ जाएगा। ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमिनेशन या पैरा पोजीशन पे इसको बोलोगे ऑर्थो ब्रोमो फिनोल। यहाँ वाली H जो है रिप्लेस होगी, या तो यहाँ वाली या यहाँ वाली रिप्लेस होगी, तो इसको बोलोगे। और तो एक Br, उसकी Br नेगेटिव इसके साथ रह जाएगा तो HBr बन जाएगा, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल, या इसको आप बोलोगे तो पैरा ब्रोमोफिनोल बोल दोगे, पैरा ब्रोमोफिनोल। बट यही रिएक्शन अगर आपने ब्रोमीन वाटर से ले ली तो क्या फर्क पड़ेगा, देखो ब्रोमीन वाटर, अगर मैं इन्हें यहाँ कह दिया ब्रोमीन वाटर जो है ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ Br पॉजिटिव प्रोवाइडर है, तो जहां जहां Br पॉजिटिव जा सकता है सब जगह चला जाएगा, और प्रोडक्ट आपका जहां जहां के H आप रिप्लेस कर सकते हो, दोनों ऑर्थो वाले और एक पैरा वाली पोजीशन वाले हाइड्रोजन रिप्लेस कर दोगे, देन योर प्रोडक्ट विल बी ये OH और ब्रोमीन आ जाएगा।
इसको बोलेंगे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। व्हाइट पीपीटी होता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, क्योंकि नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी 1 2 3 4 5 6, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल बनेगा। ये ब्रोमीन वाटर में हायर कंसंट्रेशन क्यों दिया? बिकॉज आपने पोलर मीडियम दे दिया। पोलर मीडियम में 4 स्पीसीज इजिली बनती है, क्योंकि ब्रोमीन जब वाटर लिया तो ये बी आर है, और पोलर सोलवेंट लिया आपने तो पोलर सोलवेंट में वाटर का मतलब क्या होगा बेटा? HOH बन जाएगा। तो इससे HBr तो अलग हो जाएगा और Br पॉजिटिव अलग हो जाएगा, OH नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो Br पॉजिटिव जो यहाँ पर है वो इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल ही बेंजीन रिंग पे जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल तो जाएगा नहीं, ये तो न्यूक्लियोफाइल है। रिएक्शन तो आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है देनी है, तो Br पॉजिटिव जाएगा और सब जगह से रिप्लेस कर देगा। तो आपने ध्यान रखना है कि भाई मोनो प्रोडक्ट कब बनाना है और जो है आपका फुली प्रोडक्ट कब बनाना है। और मोनो प्रोडक्ट में भी ये याद रखना है, ध्यान रखना है कि भाई वो क्यों बना रहा है ऐसा नॉन पोलर सोलवेंट में, बिकॉज उसकी पोलरिटी बॉन्ड की हो नहीं पाएगी Br की। तो Br पॉजिटिव टाइप का हमें इलेक्ट्रोफाइल कम कंसंट्रेशन में मिल पाएगा, कम कंसंट्रेशन में मिलेगा, इसलिए आप मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बनाओगे, और जब ज़्यादा मिलेगा तो फुली ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बनाओगे। तो ये आपका ब्रोमिनेशन है। और यहाँ पर Br पॉजिटिव का नाम क्या बता सकते हो बेटा? Br पॉजिटिव, पहले ये बताओ कि यहाँ Br पॉजिटिव किसकी तरह वर्क कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्यों कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। जब आप Br पॉजिटिव में नॉलेज क्लाउड, कोई भी जो हमारी एनी इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज, एनी इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज which can attack on electron rich site for bonding, बॉन्ड बनाए जाकर के इलेक्ट्रॉन रिच साइज में वो बॉन्ड बनाए, ये मस्ट पॉइंट है। एनी इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज विच कैन अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच साइट फॉर बॉन्डिंग इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। ऐसी स्पीसीज को ही हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो Br और Br में देखो दोनों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। अगर इसमें पोलर सोलवेंट डाल दें तो ये जो बॉन्ड होगा इसका हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा। हेटेरोलिटिक, होमो का मतलब होता है सेम, हेटेरोलिटिक का मतलब सेम नहीं होता। 2 इलेक्ट्रॉन है तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज इन पोलर सोलवेंट। अगर बेटा आपने पोलर सोलवेंट ले लिया तो इसमें हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो आपके पास 2 टाइप की स्पीसीज बन जाएगी। देखो, एक बन जाएगी Br जिसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन इसका एक चला गया इसलिए पॉजिटिव चीज होगी। और दूसरी स्पीसीज जो बन जाएगी वो आपकी बनेगी Br, इसमें अपना इलेक्ट्रॉन तो था ही, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया इसलिए नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो Br पॉजिटिव स्पीसीज है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसलिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। इसलिए आपका ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होगा इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन अगर आप देखो Br नेगेटिव में देखो तो Br नेगेटिव तो इसके पास एक तो नेगेटिव चार्ज है और फुलफिल्ड है, कंप्लीट ऑक्टेट है। यहाँ पर कंप्लीट ऑक्टेट विद 4 लोन पेयर, इवन उसके पास 4 लोन पेयर रखे हुए हैं, 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, 4 लोन पेयर। सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अगर Br नेगेटिव आएगा तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि Br पॉजिटिव या कोई भी हैलोजन, और इसका नाम क्या होगा बेटा, कोई बता सकता है बच्चा?
नाम क्या होता है, जब पॉजिटिव चार्ज आता है ना पीछे ईएम लगता है, पॉजिटिव चार्ज होता है तो ईएम होगा, इसलिए Br पॉजिटिव का नाम ब्रोमोनियम आएगा, ब्रोमोनियम। जैसे अमोनियम, तो ये ब्रोमोनियम इलेक्ट्रोफाइल है, इसका नाम पूछा जाएगा तो ब्रोमोनियम, नाम पूछा जाएगा तो ब्रोमोनियम। और Br नेगेटिव जो है इसका नाम है ब्रोमाइड, ये ब्रोमाइड है। तो इस टाइप से आप इसका एक तो इलेक्ट्रोफाइल पहचानेंगे, उसकी स्ट्रक्चर क्लियर करेंगे, स्ट्रक्चर क्लियर करके आप इस टाइप से रिएक्शन दे सकते हैं। तो ये इसकी ब्रोमिनेशन रिएक्शन है। क्लियर है बेटा रिएक्शन ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल? यस सर। चलें आगे, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल के बाद नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा आपका नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का अगर मैं नाइट्रेशन करना हो, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, इसमें देखो नाइट्रेशन भी आपका दो टाइप का होगा, एक होगा माइल्ड, तो माइल्ड होगा विच गिव मोनो नाइट्रेटेड प्रोडक्ट, और एक होगा आपका फुली, फुली जो देगा विच गिव ट्राई नाइट्रेटेड प्रोडक्ट। तो ज्यादा प्रो माइल्ड की बजाय स्ट्रॉन्ग बनाओगे, स्ट्रॉन्ग जो देगा वो फुली देगा, विच फुली विच गिव ट्राई नाइट्रेटेड प्रोडक्ट। तो दोनों में फर्क क्या है, नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट ये यूज करोगे, रिएजेंट तो HNO3 है, रिएजेंट HNO3 है, यहाँ पर रिएजेंट आपका HNO3 यूज करोगे। अब अगर HNO3 आप लोगे माइल्ड करना है तो आप इसमें डाइल्यूट HNO3 यूज कर लेना, और स्ट्रॉन्ग चाहिए तो आप कंसंट्रेटेड HNO3 दे देना, कंसंट्रेटेड HNO3, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। तो डाइल्यूट HNO3 जो देगा लो कंसंट्रेशन देगा ऑफ NO2 पॉजिटिव, मतलब नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल। ये डाइल्यूट HNO3 जो देगा लो कंसंट्रेशन ऑफ NO2 देगा, लेकिन कंसंट्रेट होगा तो ये आपको हाई कंसंट्रेशन देगा, NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल। तो कोई भी HNO3 होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो बनना है, चाहे कोई सी भी रिएक्शन हो, तो इलेक्ट्रोफाइल जो बनना है वो NO2 पॉजिटिव बनना है। NO2 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बनाओगे तो N डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, इसके अपने 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो आपका नाइट्रोजन है इसके देखो 1 2 3 4, और एक इलेक्ट्रॉन इसका कम हो रखा है, 5 होते हैं, उसकी बजाय पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद भी 1 2 3 4 और 2 वाइट वाले 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। सो ये भी क्या हो गया हमारे पास, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसलिए एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज है तो इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा और इलेक्ट्रॉन रिच पर जाकर के अटैक करेगा। तो नाइट्रेशन और फिनोल में भी डिपेंड कर सकते हो, डाइल्यूट HNO3 ले सकते हो और कंसंट्रेट HNO3 यूज कर सकते हो आप। डाइल्यूट, कंसंट्रेट या फ्यूमिंग
HNO3 लिखा हो मतलब स्ट्रॉन्ग HNO3 लिखा हो तो वो यूज कर सकते हो। अब रिएक्शन में क्या होता है कि आप में इलेक्ट्रोफाइल बनेगा कैसे, अगर माइल्ड है, अगर आपने डाइल्यूट HNO3 लिखा, डाइल्यूट HNO3, इसमें वाटर का भी अमाउंट होगा तो HO एन डबल बॉन्ड O, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे HOH, डाइल्यूट HNO3 होगा तो HOH रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर HNO2 है ना, अभी HNO3 है, HNO3 तो ये इधर आ गया HNO3। तो सबसे पहले वाटर क्या करेगा, अपना इसको H पॉजिटिव देगा, तो H पॉजिटिव दे करके इसका OH निकाल लेगा, नहीं गलत हो गया ना, H ये क्या हो गया हमारे पास H2 है, H3O पॉजिटिव हो गया, HNO3 ठीक है, HNO3, और यहाँ HNO3 में हमारे पास देना है NO2। अगर यहाँ पर हम H ले ले, ये H इसको मिल जाएगा, ठीक है, हाँ H इसको मिल गया, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा HOH एन डबल बॉन्ड O, इधर आ गया OH नेगेटिव। अब H जैसे H अटैच हुआ है तो H2O गुड लिविंग ग्रुप हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज छोड़ता हुआ गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा, तो H2O बाहर हो जाएगा और NO2 पॉजिटिव आपका बन जाएगा। तो आप इस टाइप से रिएक्शन होगा इसमें HNO3 में। तो डाइल्यूट HNO3 लेंगे तो डाइल्यूट HNO3 में H का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो H दे करके वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर कंसंट्रेट होगा HNO3, कंसंट्रेट HNO3 है तो दोनों HNO3 के पार्टिकल होंगे HNO और HNO3, कंसंट्रेट में तो HNO3 ज़्यादा होगा HONO, तो इसमें फिर एक वाटर ना दे करके एक H ही अपना पॉजिटिव इसको देगा और इसका OH नेगेटिव बाहर निकाल देगा, और तो ये बन जाएगा आपका, उधर NO2 रह गया, एक वाटर रिलीज हो गया H2O, और ये रह गया ONO, ONO न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाना भी आना चाहिए, कंपटीशन में सिर्फ रिएक्शन याद, वो स्कूल में काम चल जाएगा, स्कूल में इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, कैसे बना क्या बना, वहाँ तो बस सीधा क्या है कि मोनो प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन आपको कंपटीशन में एवरीथिंग शुड बी क्लियर कि भाई कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कैसे बना है, क्या रिएक्शन हुई है, तो उसमें मतलब जितना टेम्परेचर वेम्परेचर का भी डिपेंडेंस आपने देख लेना है। तो इसमें अगर आप अब रिएक्शन दे देते हैं, जब आप रिएक्शन दोगे देखो, डाइल्यूट HNO3 मोनो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट है तो आपके पास इन दोनों में से कोई बन जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मोनो प्रोडक्ट बनाने एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। तो पहले प्रोडक्ट को हम बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, सेकंड प्रोडक्ट जो होगा वो आपका होगा पैरा नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल पैरा नाइट्रोफिनोल। यहाँ अब बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। फर्स्ट नंबर नोट बनेगा इसमें कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल पैरा नाइट्रोफिनोल में ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ऑर्थो नाइट्रोफिनोल exhibit
इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा molecular hydrogen bonding, so their association is prohibited. That's why their strong association is prohibited. That's why their boiling point is less and they are volatile. volatile में मतलब गैस में easily कन्वर्ट हो जाएगा. volatile का मतलब होता है easily conversion in गैस. तो गैस में इजीली कन्वर्ट हो जाता है अगर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होता है. तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल अगर हम देखेंगे तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में सपोज एक मोलिक्यूल है, ये मोनोनाइट्रेट प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल लिया आपने, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल लिया आपने, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में आप थोड़ा बड़ा करके देख लो इसको, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का ये स्ट्रक्चर है सपोज. एक्चुअल में NO2 में कोऑर्डिनेट बनाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ऐसा स्ट्रक्चर है, कोई सा भी वो ले सकते हो. नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये O इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है. एक ही मॉलिक्यूल के दो पार्ट के बीच है, यहां पर हाइड्रोजन, जो बॉन्डिंग देख रहे हो आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू पार्ट ऑफ सेम मॉलिक्यूल. एक ही मॉलिक्यूल के दो पार्ट के बीच हो रही है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू पार्ट ऑफ सेम मॉलिक्यूल. जब सेम मॉलिक्यूल के दो पार्ट के बीच होती है तभी इसको हम ये वर्ड यूज करते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर. इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं हम इसको. तो इससे क्या होता है, मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है. और ये पॉसिबल भी है क्योंकि यहाँ देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला ये पार्ट, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन. तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग भी बन रही है. 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होती है, 6 मेंबर्ड रिंग तो वो स्टेबल होती है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते 6 मेंबर्ड रिंग बना लेता है और इसी में स्टेबल रहता है. इससे क्या होता है कि दूसरे मॉलिक्यूल से ये अटैच नहीं हो पाता और अकेला रहता है. तो ये क्या रहेगा, एग्जिस्ट एज अलोन. अलोन होगा तो गैस बन के उड़ने लगेगा. जो मॉलिक्यूल अकेले रहते हैं, अकेले अकेले मॉलिक्यूल रहना पसंद करते हैं, तो उनके मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन नहीं होता. अट्रैक्शन नहीं होता तो मॉलिक्यूल उड़ के बाहर जाने लग जाते हैं, तो ईजिली बाहर आ जाएंगे गैस बन करके. इसी नेचर को हम वोलेटाइल बोलते हैं. तो ये पॉइंट आप देख रहे हो, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. और ये जो इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग है, इससे इसमें एसोसिएशन नहीं हो पाता मॉलिक्यूल में, बहुत सारे मॉलिक्यूल में. तो मॉलिक्यूल अकेले अकेले रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं तो उड़ के बाहर निकलने का पावर बढ़ जाता है, इसलिए इसको दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज वोलेटाइल. बट इंस्टेड ऑफ दैट आप ये देखो, जो आपका दूसरे वाला पार्ट है, दूसरे वाला पार्ट है आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की बजाय पैरानाइट्रोफिनोल. यहां पर आप पैरानाइट्रोफिनोल देखो, पैरानाइट्रोफिनोल. पैरानाइट्रोफिनोल जो एग्जिबिट करेगा, एग्जिबिट्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा. वो इंट्रा की जगह
यहाँ पर जो यूज होगी बेटा उसको बोलेंगे इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। और इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये क्या प्रोड्यूस करेगी? विच प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ मोलिक्यूल। जो मोलिक्यूल है उसका एसोसिएशन करेगी, तो उनको ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन इट्स आइसोमर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। तो इसके जो आइसोमर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है उसके कंपैरिजन में देखो, अब ये यहाँ OH है, वहां जाके तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर नहीं सकता ये वाला जो नाइट्रो ग्रुप है। तो ये नाइट्रो ग्रुप अब क्या करेगा? NO2। तो ये क्या करेंगे? ऐसे बहुत सारे मोलिक्यूल आपस में अब ऐसे अटैच होंगे। OH तो ये मोलिक्यूल में ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, दो मोलिक्यूल के बीच में चलेगी, तो मोलिक्यूल को ये एसोसिएट कर देगी, एसोसिएट कर देगी, दैट्स वाई इनके बॉइलिंग पॉइंट हायर हो जाते हैं। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल का अगर बेटा में मिक्सचर मिल जाए तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट और डिफरेंस है तो इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इजिली सेपरेट कर सकते हैं। तो ऊपर जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल बने थे तो वहां से आप इजिली सेपरेट कर सकते हो। सो ड्यू टू difference in their boiling point, ortho and para isomer are easily separated by fractional distillation। तो इनको हम फ्रैक्शनल, जो पहले बॉईल हो जाएगा वो ऊपर चला जाएगा, गैस पहले ऊपर इकट्ठा हो जाएगी, फिर गर्म करके दूसरे फ्रैक से भी हम कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसलिए हम इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर आपका ऑर्थो आइसोमर जो पहले बना, मतलब मोनो नाइट्रेटेड प्रोडक्ट बनाए पहले आपने, मोनो नाइट्रेटेड प्रोडक्ट में डाइल्यूट HNO3 दे दिया आपने, और मोनो के डाइल्यूट HNO3 दे दिया। तो डाइल्यूट HNO3 के बाद देखो आप, फिर आपको अगर कंसंट्रेट HNO3 देना है तो कैसे बनाओगे? तो एक बार आप देख लो, इसको सारी रिएक्शन को देख लो, तो मैं जिससे आपसे क्वेश्चनिंग करूं फिर नाइट्रेशन में कहाँ कहाँ क्या रिएक्शन हुआ है, एक बार आप देख लो इसको, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल वाला। तो आप देख रहे हो बेटा कि आप इसका नाइट्रेशन ऑफ फिनोल करोगे तो माइल्ड करोगे तो क्या रिएजेंट लेते हो? माइल्ड करोगे तो क्या यूज करोगे बेटा? dilute HNO3। डाइल्यूट HNO3। और अगर इस डाइल्यूट की बजाय कंसंट्रेट करोगे HNO3 तो क्या बनेगा? मतलब कंसंट्रेट HNO3 करोगे तो प्रोडक्ट क्या बन सकता है आपका? ट्राई नाइट्रेटेड प्रोडक्ट। ट्राई नाइट्रो वाला प्रोडक्ट बन सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अगर ये प्रोडक्ट बन सकता है तो अब ऑर्थो और नाइट्रोफिनोल बनाते हो दोनों आप, तो ऑर्थो और नाइट्रोफिनोल अगर बन गया, आपने अगर उसका डाइल्यूट नाइट्रेशन किया तो आपका ये बन जाएगा। अगर ये आपका बेटा बन गया तो इस दोनों में फ़र्क क्या क्या होगा और इनको सेपरेट कैसे करोगे आप?
Boiling point difference. बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस किसका कम होगा किसका ज़्यादा होगा और क्यों होगा? ऑर्थो वाले का कम होगा और पैरा वाले का ज्यादा। ऑर्थो वाले का पैरा कम क्यों होगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन किसको बोलते बॉन्डिंग हैं इंट्रा को? सेम मॉलिक्यूल। सेम मोलिक्यूल के दो पार्ट के बीच होती है बेटा, उसको इंट्रा बोलते हैं हम, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरे वाले का हाई क्यों होगा बॉइलिंग पॉइंट? इंटरमोलिकुलर इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और इनको आप किस मेथड से सेपरेट कर सकते हो? फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन समझते हो ना बेटा, क्या होता है डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन का मतलब किसी चीज को बॉईल करना बेटा, किसी चीज को बॉईल करना। किसी चीज को अगर बॉईल करते हैं तो उसको हम बॉईल करने पर अगर पहले कोई बॉईल होके बाहर चला जाता है तो वो पहले अलग सेपरेट हो जाएगा, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट बाद वाला है वो बाद में आ जाएगा, जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि दूसरा जो आपने लिया, दूसरा एग्जांपल फुली वाला, फुली वाला एग्जांपल भी देख लो आप। यहाँ आपने फिनोल लिया, आपने कहा कि फिनोल के साथ अगर हम कंसनट्रेटेड HNO3 ले लेते हैं तो फुली नाइट्रेशन हो जाता है। तो फुली नाइट्रेशन है तो आपका जो NO2 है, जहां जहां जा सकता था सब जगह चला जाएगा। ये सॉल्यूशन हो जाता है। ये अगर सॉल्यूशन आ जाता है तो इसको देखो, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसको जो बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ट्राई नाइट्रोफिनोल। और ये जो होता है हाईली एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है। अभी एसिडिक का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा अभी इसमें। हाईली एसिडिक होता है मतलब एसिड की तरह जाके बिहेव करता है। इसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, एक्वस सॉल्यूशन का पीएच देखें अपने तो 2 तक हो जाता है, तो अंदाजा लगा सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो गया। तो पीएच 2 हो जाता है, इसका नाम होता है बेटा, इसीलिए हमने एसिडिक है हाईली, दैट्स वाई इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। ये जो होता है वो पिक्रिक एसिड होता है। तो फिनोल का कंसंट्रेटेड अगर HNO3 से रिएक्शन करवाएं तो पिक्रिक एसिड बनता है। और ये पहचान करने में भी आता है बिकॉज ये येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो जैसे आप नाइट्रेशन करोगे फिनोल का कंसंट्रेट HNO3 के साथ हाई टेम्परेचर पर, अगर आप टेम्परेचर भी यूज कर सकते हो, हाई टेम्परेचर पर यूज करते हो, रूम टेम्परेचर से ऊपर जाते हो तो येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड मिल जाता है जो आपका हाईली एसिडिक मैटर है, पिक्रिक है। तो इसका मतलब समझ आता है कि फिनोल में जब आपके पास NO2 ग्रुप अटैच नहीं है तो वो लेस एसिडिक है, लेकिन NO2 ग्रुप अटैच हो रहे हैं, NO2 ग्रुप अटैच हो रहे हैं तो वो कैसा हो रहा है? हाईली एसिडिक हो रहा है। तो एक बात समझ आ रही है बेटा इसमें? क्या बात समझ आ रही है इस चीज के अंदर कि फिनोल के ऊपर कौन से ग्रुप लग जाएं तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो सकता है? कौन से ग्रुप लग जाएं? नाइट्रो जैसे ग्रुप लग जाएं तो उससे उसका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो सकता है। तो फिनोल में अगर आप HNO3 जो हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएं तो NO2 ग्रुप दें तो आपका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो सकता है। अब क्यों हो सकता है, क्या है, ये सब नॉलेज क्लाउड में देखते हैं हम। तो इसमें आप दे सकते हो एसिडिक कैरेक्टर of phenol and substituted phenol।
phenol and substituted phenol, acidic character of phenol and substituted phenol। देखो, अगर हम फिनोल की बात करें तो फिनोल जनरली ऐसा ग्रुप है। फिनोल का एसिडिक ग्रुप, एसिडिक बिहेव देखना चाहते हो तो इसका कॉन्जुगेट बनाओगे बेटा आप, मतलब H पॉजिटिव आयन रिमूव करोगे तो इसका कॉन्जुगेट आयन बनेगा फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन बन गया। अब फिनोक्साइड आयन की जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उसका पेरेंट्स जो होगा उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा। अब फिनोक्साइड आयन जो है ये एनायन है, ये आपकी एनायनिक स्पीसीज है और उसमें चार्ज जो है वो ऑक्सीजन पे चार्ज है। फिनोल की फिनोक्साइड के अंदर हम चार्ज देख रहे हैं थोड़ा कम हो सकता है बिकॉज ड्यू टू रेजोनेंस। अब फिनोल के अंदर कोई नाइट्रो जैसा ग्रुप लगा देते हैं बेटा, फिनोल के अंदर हम कोई नाइट्रो जैसा ग्रुप लगा देते हैं, किसी भी पोजीशन पे लगा दें अपने, मैंने ये मिडल में दिखा दिया, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। नाइट्रो ग्रुप लगा दिया तो नाइट्रो ग्रुप की पॉसिबिलिटी क्या है कि नाइट्रो ग्रुप जब भी लगाओगे आप तो नाइट्रो ग्रुप में देखो, आप इसको थोड़ा ओपन करके लिखो तो आपको बात समझ आएगी। अगर मैं जब भी नाइट्रो ग्रुप लगाऊंगा तो एक बार ऐसे ही लिखो, चलो नाइट्रो ग्रुप लगाऊंगा तो इसका काम अंदर से इलेक्ट्रॉनों को बाहर खींचना होगा। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। EWG का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप बनाओगे तो अब जो आपकी स्पीसीज बनाओगे तो वो तो ये आ जाएगी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। जब भी स्पीसीज आएगी तो H हटा दिया आपने बेटा, H हटा दिया, यहां पर आप नाइट्रो ग्रुप लगा रहे हो, यहां आप कहीं भी लगा रहे हो, चाहे ऑर्थो पर, चाहे मेटा पर, चाहे पैरा पर, कहीं भी लगा रहे हो, ऑर्थो मेटा पैरा कहीं भी लगा रहे हो, बट आपके पास है क्या, है तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉनों को तो बाहर खींचेगा, इलेक्ट्रॉनों को बाहर खींचेगा चाहे ऑर्थो पर हो, चाहे मेटा पर हो, चाहे पैरा पर हो, इलेक्ट्रॉन बाहर खींचेगा तो यहाँ का ऑक्सीजन चार्ज तो कम होगा बेटा। तो अब ये बताओ इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन पर चार्ज किस में कम होगा, नाइट्रो वाले फिनोल पर या अकेले फिनोल पर ऑक्सीजन पर चार्ज कम होगा? ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज देखना है बेटा, तो नाइट्रो वाले नाइट्रो ग्रुप वाले ऑक्सीजन पर चार्ज कम होगा, इसके कंपैरिजन में यहाँ मोर चार्ज होगा और यहाँ लेस चार्ज होगा इस ऑक्सीजन पर। जब नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंट में लेस चार्ज होगा तो ये मोर स्टेबल होगा। अगर ये मोर स्टेबल होगा तो क्लियर कट बात है बेटा, अगर ये मोर स्टेबल है तो इसका मतलब ये वाला एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से एक पॉइंट निकल के आ गया, अगर फिनोल पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप प्रेजेंस है, सो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप एज, ये इवन बहुत सारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप एज नाइट्रो ग्रुप या NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग ऑफ फिनोल, एसिडिक कैरेक्टर will be increase। तो एसिडिक कैरेक्टर जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा बेटा। अगर इसमें नाइट्रो ग्रुप कहीं भी आ जाता है, हाँ बोलो। सर अगर हम नाइट्रो ग्रुप को मेटा पोजीशन पे लगाएंगे तब भी एसिडिक कैरेक्टर तब इंक्रीज भी होगा? आएगा, तब भी आएगा, अभी बताऊंगा बेटा मैं कि नाइट्रो ग्रुप चाहे ऑर्थो मेटा, भी हमने सिर्फ ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पे लगाया है। अब हम क्या करेंगे, एक एक पर लिख के देखेंगे तो आपके तीनों का पता लग जाएगा आपको, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा वो।
क्लियर? कि अच्छा है ऑर्थो पोजीशन पे आए चाहे नाइट्रो पोजीशन पे आए। तो ऑर्थो पोजीशन पे आए, नाइट्रो पोजीशन पे आए, जैसे फिनोल है, फिनोल का हम पी के ए वैल्यू नोट करेंगे तो पी के वैल्यू जो आता है 10 आता है। अभी हम ऑर्थो मेटा नाइट्रो, अगर डेटा याद हो तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम ऑर्थो नाइट्रा और जो हम इसकी रिएक्शन करें तो हमारे पास आएगा जो आपका ऑर्थो है, ऑर्थो का 7.2 पी के वैल्यू है, 7.2। मेटा का देखेंगे तो 8.4 और पैरा का जो देखेंगे तो पैरा का जो आएगा हमारे पास 7 पॉइंट जो है ये अप्रोक्सीमेट 2 के आसपास आता है, ये भी 7.2 आता है। थोड़ा सा फर्क है, मैं अभी बताऊंगा आपको। तो अब इसमें देखो ये तो क्लियर हो गया ना कि जिसका के ए ज़्यादा होता है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर इस डेटाबेस पर अपने आप मिल जाएगा आपको। आपका ये पॉइंट तो ज़्यादा क्लियर हो गया ना कि जिसका के ए ज़्यादा है उसका पी के ए क्या होता है, नेगेटिव लोगेरिथम होता है पी के ए। तो जिसका के ए ज़्यादा होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा, उसका पी के ए कम होगा। जिसका पी के ए कम होगा तो उसका मतलब के ए ज़्यादा होगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। एसिडिक कैरेक्टर अब ज़्यादा कर सकते हो एसिडिक कैरेक्टर। अब एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा कर सकते हैं तो इसमें आप देख लो, अब आप पी के ए देखो, आप बनाओ पी के ए सबसे ज़्यादा किसका है, पी के ए, ये देख रहे हो ना बेटा, पी के ए की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है? मेटा। नहीं बेटा, सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये पी के फिनोल है, मेटा थोड़ी ना है। मैं तो फिनोल भी इंक्लूड कर रहा हूँ ना, आपका क्वेश्चन मेरे से फिनोल से मेटा का था कंपैरिजन। तो पी के की वैल्यू इन चारों में सबसे ज़्यादा किसकी है? फिनॉल। फिनोल की। और इवन मेटा की कितनी है? मेटा का पी के वैल्यू कितना है? 8.4 है। तो अब पता लग गया कि अब चाहे मेटा हो चाहे किसी भी पोजीशन पे नाइट्रो, तो ज़्यादा एसिडिक कौन हुआ, मेटा नाइट्रोफिनोल या फिनोल? मेटा नाइट्रो। मेटा नाइट्रो। तो यही चीज मैं कह रहा हूं कि कहीं पे भी नाइट्रो ग्रुप आ जाए आपका, चाहे ऑर्थो पर आ जाए, चाहे मेटा पर आ जाए, चाहे नाइट्रो पर आ जाए, तो फिनोल से तो ज्यादा एसिडिक होंगे। फिनोल के कंपैरिजन में आपके ये ज्यादा एसिडिक रहेंगे ही रहेंगे। अब ज्यादा एसिडिक रहेंगे तो अब ऑर्थो नाइट्रो और पैरा में अगर करें तो क्या इफेक्ट आएगा? तो रिलेटिव, उसको भी एक्सप्लेन करो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले मैंने फिनोल की कंपैरिजन में ऑर्थो मेटा पैरा ले लिया, ऑर्थो पैरा मेटा तीनों नाइट्रोफिनोल फिनोल से ज्यादा एसिडिक हैं। अब आ गया आपका रिलेटिव एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर। अब तीनों को अपने अलग अलग करते हैं बेटा। अगर हम तीनों को अलग अलग करते हैं, ऑर्थो मेटा और पैरा को, तो आप देखो पहले ऑर्थो वाला, जब बेटा ऑर्थो पोजीशन पर होता है फिनोल, फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर होता है नाइट्रो ग्रुप, तो नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, जब ऑर्थो पोजीशन पर होगा तो इस फिनोल के जो नेगेटिव चार्जेस को स्टेबलाइज करने के लिए एक तो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ये ऑर्थो पोजीशन है, इसका माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। और इसके साथ साथ क्या है कि यहाँ वाले इलेक्ट्रॉनों को भी खींचेगा, यहाँ वाले, मैं इसको जरा ऐसे कर देता तो थोड़ा और इजी हो जाता आपके लिए। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि सपोज ऑर्थो ये है, ऐसे बना दिया, तो इसके साथ साथ क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉनों को इधर खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉनों को इधर, और ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, तो माइनस आर भी है। तो चार्ज जो है ऑर्थो वाली पोजीशन पे, ये जो ऑर्थो वाला है, ऑर्थो पर अगर नाइट्रो ग्रुप है तो माइनस आर भी खींच रहा है और माइनस आई से भी खींच रहा है, मतलब स्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन आप इसका पैरा भी देखो, ये हो गया ऑर्थो आइसोमर। अब बेटा पैरा पे आ जाओ, कंफ्यूजन क्यों होते हैं वो सारी चीज़ों के आंसर मिल जाएंगे आपको, कोई एक्सेप्शन करके याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सब याद हो जाएगा। अगर मैं इस ऑर्थो की बजाय पैरा पोजीशन पे ले जाऊं तो ऑर्थो और पैरा पर
देखो यहाँ भी -I भी लेगा और साथ में ये इलेक्ट्रॉनों को ऐसे खींचेगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर, मतलब -I भी मिल गया, -R भी मिल गया। अब पॉइंट ये है कि -I और -R ऑर्थो आइसोमर में भी है, पैरा आइसोमर में भी है, ऑर्थो आइसोमर में, पैरा आइसोमर में। और तीसरा हमारा एग्जांपल है मेटा। अगर मेटा का देखिए हम, मेटा पोजीशन पे ले आओ बेटा, मेटा पोजीशन पे लाओगे तो मेटा तो यहाँ है, यहाँ वाला जो होगा सिर्फ -I इफेक्ट देगा, क्योंकि पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन तो नहीं खींच सकता, क्योंकि ये इसको खींचेगा तो इधर चले जाएंगे, ये इधर आ जाएगा तो फिर ये इधर आ जाएगा, ये इधर ही घूमता रहेगा, ऑक्सीजन को कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए इस केस में -I हुआ। तो ये क्लियर हुआ कि इनमें जो ज़्यादा स्टेबलाइज कौन हुआ। पहले तो देखो कम स्टेबलाइज कौन हुआ, क्योंकि यहाँ पर -I और -R भी लग रहा है। यहाँ -I और -R, माइनस वाले को स्टेबलाइज करने के लिए माइनस वाले को ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं। तो -I -R, -I -R, और यहाँ सिर्फ -I। तो इन तीनों में ये सबसे क्या हुआ, लेस स्टेबलाइज्ड हुआ। इन तीनों में लेस स्टेबलाइज हो गया तो लेस एसिडिक हो गया। चलो, तो ये भी क्लियर हो गया। फिनोल से ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? अब जस्ट फिनोल से आगे वाला, फिनोल से तीनों ही एसिडिक हैं, फिनोल से तीनों ही एसिडिक हैं, लेकिन फिनोल के से जस्ट ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा आपका? मेटा वाला। मेटा वाला हो गया। मतलब इस मेटा वाले से ऑर्थो और पैरा दोनों ज्यादा है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा लोचा है बेटा, यहाँ इस बात को समझना है, ध्यान देना है कि आर इसमें भी है, तो जितना आर इसमें होगा उतना आर इसमें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम। और -I जितना पास में होगा उतना -I ज्यादा है, तो -I हाई इसमें हो गया और -I लो इसमें हो गया। तो इस हिसाब से ज्यादा स्टेबल कौन हो रहा है बेटा, ऑर्थो या पैरा? ऑर्थो। ऑर्थो ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें एक चीज और आ जाती है, -I ज्यादा हाई हो रहा है, बट हाइड्रोजन इज स्टक्ड। हाइड्रोजन निकलना ही तो एसिडिक कैरेक्टर है, स्टक्ड इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, कौन से वाली? इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, दैट्स वाई। तो ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर, ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑर्थो आइसोमर, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल is slightly less acidic, slightly less acidic। होनी तो क्या चाहिए थी, ज्यादा एसिडिक होनी चाहिए थी ना, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक फैक्टर और आ गया, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज स्लाइटली लेस एसिडिक देन, किससे? पैरा। पैरा वाले से, देन पैरा आइसोमर, पैरा नाइट्रोफिनोल। तो अगर मैं ऑर्थो नाइट्रो पैरा तीनों में देखूंगा तो क्या आएगा? मोप। कैसे याद करोगे? मोप, MOP, मोप। मेटा, मेटा से ज्यादा ऑर्थो, ऑर्थो अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन क्या अनएक्सपेक्टेड है, क्या रीजन दोगे? मोप में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। हाँ अनएक्सपेक्टेड, ऑर्थो अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, लेकिन ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड। बट ऐसा क्यों आ रहा है? ड्यू टू, आपको लिखवा दिया मैंने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी? इंट्रा मोलिक्यूलर। तो मोप से याद रखना है, नाइट्रोफिनोल में मोप, और फिनोल तो है ही, फिनोल मोप, फिनोल मोप। तो अब देखो सबका ऑर्डर क्या आ गया, एसिडिक कैरेक्टर क्या आ गया। अब मैं अगर यहां से यहां बनाऊं तो कई सारे एग्जाम के क्वेश्चन और सारे कंफ्यूजन खत्म। सपोज मैंने बना दिया फिनोल, अब मोप में खत्म कर दिए, सब कुछ पढ़ा दिया पहले आपको, फिर इस एक ट्रिक से सारा खत्म कर दिया आपने। हमें तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व करना है और हमें विद रीजन पता है, सबके रीजन। तो फिनोल दूसरा रख दिया मैंने, फिनोल के बाद मेटा नाइट्रोफिनोल,
मेट्रानाइट्रोफिनोल के बाद ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के बाद पैरानाइट्रोफिनोल। तो इधर से इधर जाऊंगा तो क्या होगा बेटा, के ए की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब पी के ए की वैल्यू डिक्रीज होगी। पी के ए की वैल्यू डिक्रीज, के ए की वैल्यू इंक्रीज, तो कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज हुआ, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ। याद करने का ट्रिक क्या यूज करोगे, फिनोल के साथ मॉप। क्या यूज करोगे, मोप। फिनोल के साथ या यूज करोगे मोप। इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में जो है एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एज CH3 ग्रुप। मान लो CH3 ग्रुप आ गया, एसिडिक कैरेक्टर विल बी डिक्रीज, एसिडिक कैरेक्टर विल बी डिक्रीज, एसिडिक की बजाय डिक्रीज होगा। तो इसमें देखो, इसमें ऑर्थो मेटा पैरा होंगे, जैसे CH3 है, OH आ गया, CH3 आ गया, CH3, इसमें होंगे ऑर्थो मेटा पैरा। तो ये तो क्लियर है कि ऑर्थो मेटा पैरा कैसा भी आ जाए उससे फिनोल ज्यादा एसिडिक होगा। लेकिन मोप का बिल्कुल उल्टा कर देना, यहां पर पोम, 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 मोप का उल्टा पोम, मिथाइल आ जाए तो पोम, और पोम से ज्यादा फिनोल, ये ट्रिक यूज करना। पोम में भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैरा और आर्थो का इक्वल है, पो एम, पोम, पैरा और ऑर्थो इक्वल है। ये एनसीईआरटी में डेटा देखोगे ना, तब आपका आप सोचोगे अरे ऐसा कभी ध्यान ही नहीं दिया, ऐसे अमेजिंग रिजल्ट आ रखे हैं, मोप और पोम, पोम फिनोल। अब मैं इधर से इधर एसिडिक कैरेक्टर क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, एसिडिक इंक्रीज। कैरेक्टर इंक्रीज। तो दोनों आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि भाई उसमें देखो, अब नाइट्रो वाले में सोचो, देखो मैंने क्या लगाया है, और उसके अंदर क्या लगाया देखो, दोनों में आप, ये जो आपके दो एग्जाम्पल तो मस्ट दे रखे हैं, क्योंकि इनमें जो आपके डेटा दे रखे हैं, डेटा दे रखे हैं, तो उनके आप उस हिसाब से याद कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या है कि वहाँ पर बहुत सारे एक साथ दे रखे होते हैं ना, बाकी कॉन्सेप्ट लगाते जाओगे, लेकिन जो आते जाएंगे उनको आप ऐसे याद करते जाओगे। तो नाइट्रोफिनोल में पैरा नाइट्रोफिनोल वाला देखोगे आप, वैल्यूज अगर याद कर सको तो सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी से, अगर नहीं याद करो तो ये आप ट्रिक जो है इस टाइप से यूज कर लेना। तो अब बताओ, अगर मिथाइल वाला आ जाए, अगर मिथाइल वाले आ जाएं तो उससे तो ये मिथाइल वाले हो जाएंगे, ये मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड, तो पोम फिनोल आगे, फिर मोप मेट्रा आइथो फिनोल हो जाएगा। तो यहाँ उल्टा आ जाएगा ना पोम, लेकिन पी और ओ अप्रोक्सीमेट बराबर है बेटा, कर लोगे। लेकिन ध्यान रखना, जिसके लिए बताया है उसी के लिए यूज करना, ये नए आते जाएंगे तो नए करते जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। नाइट्रेशन में क्या कंडीशन है, क्या प्रोडक्ट बनेंगे, एसिडिक कैरेक्टर, रिलेटिव एसिडिक कैरेक्टर, ये सारे रिलेटेड आते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा ये, क्लियर। यस सर। यस सर। तो बेटा ये है आपका आज का क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।